चैप्टर 12 जो है वो 4 पेज का है, तो आज दोनों खत्म करेंगे। चैप्टर 11 1 पेज का, उसको जल्दी जल्दी करते हैं। ज्यादा हाँ कुछ है नहीं, वो केवल बताया एथिक्स होता क्या है, और असली कहानी चालू होगा चैप्टर 12 से ही। तो देखो, पहला चैप्टर है बिजनेस एथिक इंट्रोडक्शन। आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन बताया मीनिंग। मीनिंग क्या बताया? ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है एथिक, ETHIKE, जिसका मीनिंग है मोरल कैरेक्टर। ये मोरल कैरेक्टर क्या होता है? हम लोग सोचते हैं ना लाइफ में, जो रूल वाइज कुछ बातें सही हो सकती है, लेकिन ह्यूमन एटीट्यूड बाई, ह्यूमन कैरेक्टर बाई, वो सही चीज नहीं है। ऐसा होता है, जैसे कि एग्जाम्पल बोलते हैं आपको हम, एक छोटा सा बच्चा है, उसके पेरेंट नहीं रहे, वो आपका उसका फैमिली आपके घर पे किराए पे रहता था, रेंट पे। हाँ। अब अचानक उसके मम्मी पापा नहीं रहे, लीगली वो आपको बच्चा 6 महीना से किराया दे नहीं पा रहे, हाँ। तो लीगली आप उसको निकाल सकते हो। हाँ, निकाल सकते हैं। लेकिन बीइंग ए ह्यूमन नेचर ये गलत होगा। हाँ। एथिकली यानी यही होगा मोरली। तो यही है एथिक का मतलब, मोरल कैरेक्टर। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी एंड सोशल साइंस। इसमें सोशल साइंस और फिलोसॉफी का बात है। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर। अच्छा। इट हेल्प इन एग्जामिनिंग द राइट एंड रॉन्ग, फेयर एंड अनफेयर, गुड एंड बैड, एडमायरेबल एंड डिप्लोरेबल। क्या चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है, क्या चीज फेयर या अनफेयर है, क्या चीज गुड और बैड है, क्या चीज एडमायरेबल है मतलब उसको फॉलो करना चाहिए, और क्या चीज डिप्लोरेबल है मतलब फॉलो नहीं करना चाहिए। यही है एथिक्स का मतलब। एथिक्स का स्कोप यहां पर 4 पॉइंट में बताया गया। एथिक्स पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है, और सोसाइटल हो सकता है, यानी सोसाइटी वाइज हो सकता है। पर्सनल एथिक्स मतलब अंकिता क्या सोचती है अपने डे टू डे लाइफ में, क्या सही और क्या गलत। ठीक, नीरज क्या सोचता है अपने लाइफ में, मतलब पर्सनल लाइफ में हम लोग क्या सही और गलत सोचते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब हो गया काम जहां पे कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, हाँ। वहां का कुछ रूल रेगुलेशन होता होगा। जी। देखो, रूल रेगुलेशन तो फॉलो करना ही पड़ेगा, आप मानो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। जी। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स रेगुलेशंस के अलावा कुछ गाइडलाइन भी होता है, जिनको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट आपका क्या होना चाहिए? जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं, हम लोगों के सीए में लिखा हुआ है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहिए। जी। ये कोड ऑफ कंडक्ट है। डॉक्टर्स में लिखा है कि किसी भी डॉक्टर को चाहे दुश्मनी क्यों ना है उसका इलाज करना चाहिए। जी। हिपोथेटिकल ऑथ बोलते हैं उसको। आप 3 इडियट्स देखे हो? जी सर। उसमें करीना कपूर श्रमन जोशी के पापा को हॉस्पिटल लेने जाती है आमिर खान के साथ बाइक पे पीछे बैठ के। हाँ हाँ जबकि हाँ। आमिर खान से पूरा चिड़ होके रखा है उसको, जी। और वो बाइक पे बैठ के एक बात बोलती भी है, इस हिपोथेटिकल ओथ ने डॉक्टरों की लगा डाली। इसका मतलब ये था कि डॉक्टर जब बनते हो ना, आपको एक ओथ लेना पड़ता है। हाँ। वो ओथ है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है जी सर। तो ये हाँ। चीजें आपके प्रोफेशनल एथिक्स में आती है। डिस्क्राइब प्रोफेशनल बिहेवियर इन द डोमेन ऑफ वर्क। आप प्रोफेशनली कैसे बिहेव करो अपने काम काज में। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन कोड ऑफ कंडक्ट। लॉयर, डॉक्टर, मैनेजमेंट, सबका अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो जो जिस स्ट्रीम से प्रोफेशनल डिग्री लिया है उसको वहां का कोड ऑफ कंडक्ट मानना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल वैल्यूज क्या है, इंटरनल रेगुलेशंस क्या है, इसको बिजनेस एथिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। और लास्ट है सोसाइटल एथिक्स, यानी प्रिंसिपल दैट गाइड वेलफेयर विद इन द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। सोसाइटी का और एनवायरमेंट का वेलफेयर के बारे में सोचने को सोसाइटल एथिक्स बोलते हैं। तो 4 टाइप का एथिक्स हुआ। ऊपर में देखो हम डिफरेंस ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स लिखा है। जी। तो इनमें देखो हम कुछ पॉइंट लिखा है 4 और उनमें डिफरेंस बिटवीन लिखा है। पॉइंट नंबर 1, इन्फ्लुएंसेस। पर्सनल एथिक्स
किस चीज से आदमी इन्फ्लुएंस होता है? अपने पर्सनल बैकग्राउंड से। आपका फैमिली कल्चर कैसा है, आपका फैमिली किस तरीके से रहता है, वही कल्चर जनरली आप अपने अंदर डेवलप करते हो। जी तो सर। वो हो गया आपका पर्सनल यानी इंडिविजुअल बैकग्राउंड। जबकि प्रोफेशनल एथिक्स डिपेंड ऑन प्रोफेशन इन प्रैक्टिस। आप कौन से टाइप के प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहे हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उसके हिसाब से अच्छा। आपका प्रोफेशनल एथिक्स इन्फ्लुएंस होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर्सनल एथिक्स में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। जी। जबकि प्रोफेशनल एथिक्स में टुवर्ड्स नॉन रिलेटेड पीपल ऑल्सो, आप अनजान आदमी के साथ भी एथिकली बिहेव करोगे। स्कोप, इसका प्रिसाइज एंड नेरो स्कोप है। पर्सनल एथिक्स बहुत लंबा स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा दायरे में फैला हुआ नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स बहुत वाइडर है। कन्फ्लिक्ट्स, अगर आपका पर्सनल एथिक्स में कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आपका जो मन करे आप वो फॉलो करो, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स में अगर आपका कोई कन्फ्लिक्ट आए तो जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है वही फॉलो करो। अपने मन में आए वो फॉलो नहीं कर सकते। हाँ। अगला टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, मेनली नेम इंपॉर्टेंट है। 4 ब्रांचेस है एथिक्स का। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नंबर 2 है मेटा एथिक्स, नंबर 3 है नंबर 3 है नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, 3 ब्रांचेस है। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। व्हाट डू पीपल थिंक एज राइट, आज लोग क्या सही समझते हैं, ये है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ये वैल्यू फ्री अप्रोच है। ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्चुअल चॉइस मेड बाय इंडिविजुअल, इसमें हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक इंडिविजुअल आदमी क्या चॉइस किया, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। मेटा एथिक्स का मतलब है व्हाट डू राइट इम्प्लाई, एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन में क्या चीज राइट है। तो कंसर्न विद सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल जजमेंट, इसमें एथिकल जजमेंट का बात है। यहाँ पे 2-3 चीजें कॉम्प्लेक्स होगी। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स सिंपल होता है, जबकि मेटा हाँ। एथिक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। इट एनालाइज नेचर ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आप ये एनालाइज करते हो कि जो बात एथिक्स में बोला जा रहा है उसका नेचर कैसा है, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यानी आप एथिक्स को भी पूरी तरीके से अंदर तक डिटेल में एनालाइज करते हो। जबकि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में जो आपको सही लगता है वो आप कर लेते हो। ओके। इसका अगला पॉइंट में लिखा है एम टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, सिमेंटिक एंड प्रोग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द एथिकल मॉरल सिस्टम। आप एथिको मॉरल सिस्टम का स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करते हो इसमें, यानी बहुत डिटेल एनालिसिस करते हो, तब जाके आप डिसाइड करते हो क्या सही और क्या गलत, कैसे इंप्लीमेंट करें, क्या इंप्लीमेंट करें और क्या नहीं इंप्लीमेंट करें। और तीसरा है नॉर्मेटिव एथिक्स, हाउ शुड पीपल एक्ट, लोग कैसे काम करें। ऑल्सो नोन एज प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स, इसको प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स भी बोलते हैं। हाउ थिंग्स शुड बी, चीजें कैसी होनी चाहिए। हाउ टू वैल्यू देम, विच एलिमेंट इज गुड और बैड। आप सामने वाले इंसान को या सिचुएशन को जज करते हो यहाँ पे, और उस हिसाब से आप एक्ट करते हो। तो पहले वाले में जो आपका मन में आता है वो करते हो, दूसरे वाले में आप पूरा डिटेल में एथिक्स को एनालाइज करते हो, उसका प्रॉपर्टीज, उसका नेचर, उसका फीचर समझते हो, और फिर जजमेंट लेते हो कि इसको क्या फिर जजमेंट लेते हो कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करें। ठीक है। हाँ और नॉर्मेटिव एथिक्स में आप कैसे कोई चीज करोगे, सामने वाले इंसान और सिचुएशन को एनालाइज करके आप डिसीजन लेते हो क्या मोरली करेक्ट है। ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स भी 2 टाइप का है, पहला है अप्लाइड एथिक्स, दूसरा है फंडामेंटल एथिक्स। तो अप्लाइड एथिक्स मतलब इट अटेम्प्ट टू अप्लाई एथिकल थ्योरीज टू सेटिस्फाई रियल वर्ल्ड मॉरल इश्यूज लाइक एनिमल राइट्स, एबॉर्शंस, इनको लेकर जो राइट्स का बात हो रहा है, यानी आप थ्योरेटिकली चीजों को रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई हो रहा है उस हिसाब से फॉलो करते हो। जैसे एनिमल नॉर्म्स, मतलब जो ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है। हाँ, जो ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है, थ्योरीज जो दुनिया में चल रहा है। अच्छा। देखो नाम ही क्या है इसका, अप्लाइड एथिक्स, यानी जो ऑलरेडी अप्लाइड हो चुका। ठीक है। और दूसरा है फंडामेंटल एथिक्स, जो मतलब जनरली दुनिया में चलता है। इट डायरेक्ट्स द एथिकल थॉट टू जजमेंट। आप कैसे कोई चीज को जज करोगे,
पास्ट में लोग कैसे बिहेव किए उसको समझिए। जी। तो ये दो तरीका है नॉर्मेटिव एथिक्स का, ठीक है। हाँ सर। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 11। इसमें एक क्वेश्चन बच गया, सॉरी। देखो टॉप में एक हैशटैग देके लिखा है इंपॉर्टेंस इन 21st सेंचुरी। आज की डेट में एथिक्स का कोई इंपॉर्टेंस बचा है क्या, या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सर एथिक्स का? वो पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको नहीं, आज उसके की लिए डेट में ethics नहीं नहीं कितना है। नहीं नहीं, आज की डेट में ऐसा बहुत सारा रूल रेगुलेशन बन गया है जो एथिकली आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले के दुनिया में, आप अगले ही चैप्टर में पढ़ने वाले हो, पहले के दुनिया में उतना एथिक्स को लेके कंसर्न नहीं था। आज की डेट में एथिक्स को लेके बहुत कंसर्न, हालांकि सबका एथिक्स खराब हो रहा है, बट फिर जी। भी कंसर्न बहुत है। लोग एथिक्स को लेके बात बहुत करते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं एथिक्स को लेके। गवर्नमेंट बहुत सारा पॉलिसीज बना के रखा है एथिक्स को लेके। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, कंपनीज में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR बोल के एक कंपलसरी नॉर्म है, यानी कंपनीज को सोसाइटी के लिए अपने इनकम का सर्टेन परसेंटेज खर्चा करना ही पड़ेगा। जी। तो ये कंपल्सन आ गया, पहले नहीं था। तो देखो यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंस इन 21st सेंचुरी। एथिक्स कितना क्यों जरूरी हो गया है 21st सेंचुरी में? पहला बात, पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, जी सर। जिसके कारण एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कैपिटल पनिशमेंट को अब धीरे धीरे रोका जा रहा है। फांसी का सजा अब तुरंत नहीं दिया जाता, पहले दुनिया में दे देते थे। वो जो राजा महाराजा का एरा था, जी सर। तो जी। किसी का गर्दन काट देते थे, फांसी हाँ। बहुत आम सजा था। लेकिन अब की दुनिया में धीरे धीरे फांसी देते को ही बहुत नहीं कम हैं। किया जा रहा है। तो कैपिटल पनिशमेंट अब कम हो रहा है। जेंडर बायसनेस एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इश्यूज इन हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया है। चाइल्ड अब्यूज जी बहुत सर। बढ़ गया है। वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता जा रहा है। रेसिज्म भी बहुत एरियाज ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा रेसिज्म है। जात को लेके, कलर को लेके बहुत डिफ्रेंसिएशन है जी। लोगों में। इंडिया में ही ऐसा बहुत सारा गांव देहात एरिया होगा, वो पूरा गांव वाला एरिया, जहाँ पे जात पात को लेके बहुत लड़ाई है। तुम फॉरेन कंट्रीज में चले जाओ तो वहाँ अमेरिका में वाइट एंड ब्लैक को लेके बहुत बड़ा लड़ाई है। हाँ सर। हाँ। रेसिज्म बहुत है वहाँ पे वाइट ब्लैक वालों को लेके। तो ये सब चीज़ों के कारण अब एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक, ठीक है। जी। अब मूव करते हैं चैप्टर 12 की तरफ। ये चैप्टर बोलता है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स। अब ये मेन बात करता है कि बिजनेस एथिक्स कैसे आया, मतलब कैसे एथिक्स धीरे धीरे रूल बनता चला गया। कंपलसरी रूल नहीं, गाइडलाइंस वाला रूल, लेकिन धीरे धीरे एथिक्स के ऊपर बहुत किताबें लिखी गई। धीरे धीरे एथिक्स को लेके बहुत सारा पर्सपेक्टिव्स बना। क्यों हुआ ऐसा और क्या क्या हुआ वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं मीनिंग। तो क्रिटिकल एंड स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन ऑफ, आप तीन चीजों को एग्जामिन करते हो बिजनेस एथिक्स में। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल बिहेवियर सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसेंशियल जस्टिस एंड सिविल राइट्स। नंबर 2 है वैल्यूज ऑफ सोशली एनफोर्सिएबल नॉर्म्स एंड इट ऑल्सो कंप्राइज इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट। और तीसरा बोला स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉर्म सेट बाय बिजनेस स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर्स को। बेटा फिर तो शेयर होल्डर ही बोल लेते, स्टेक होल्डर क्यों बोलते हैं हम अलग से? देखो, जितने लोग बिजनेस से कनेक्टेड है सबको मिला के स्टेक होल्डर बनता है। जैसे शेयर होल्डर उसका एक पार्ट है, तो शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर, सप्लायर, ट्रेड यूनियन, मीडिया, ये सब बिजनेस से इन्फ्लुएंस्ड या बिजनेस से कनेक्टेड है, या कुछ ना कुछ हद तक वो लोग बिजनेस से उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और उनके कारण भी बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है ना। बोथ आर गेटिंग इम्पैक्टेड बाय ईच अदर। तो ये 5 लोग स्टेक होल्डर है। तो आज की डेट में ये स्टेक होल्डर के लिए भी एथिक्स इतना इंपॉर्टेंट हो गया। स्टैंडर्ड्स बन गए एथिक्स को लेके कि तुमको एम्प्लॉइज को लेके किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तुमको अपने शेयर होल्डर के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तुमको
तुमको अपने जी क्रेडिटर, सप्लायर, कस्टमर को लेके किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तुमको ट्रेड यूनियन, मीडिया, गवर्नमेंट को लेके किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब के लिए जी अलग सर। अलग सेट ऑफ नॉर्म्स बन गए। तो ये सब बिजनेस एथिक्स का पार्ट हुआ। 3 चीज, प्रिंसिपल, वैल्यू एंड स्टैंडर्ड। ठीक है। अगला हाँ सर। क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो नंबर 1 फीचर है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस एथिक्स में धीरे धीरे कोड ऑफ कंडक्ट बनते चले गए। हर टाइप ऑफ स्टेक होल्डर के लिए, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप ऑफ प्रोफेशनल कोर्स जितना भी आप पढ़ते हो, चाहे एमबीए पढ़ो, चाहे सीए पढ़ो, चाहे लॉयर पढ़ो, चाहे डॉक्टर पढ़ो, सब में कुछ ना कुछ एथिक्स बन गए। तो सबके कोड ऑफ कंडक्ट लिखे गए। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये आया। दूसरा बात, अभी भी वॉलेंटरी है, कंपलसरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कुछ जगह लॉ में एनफोर्सिएबल है। जैसे अभी हम आपको सीएसआर का एग्जांपल दिया। जी सर। सीएसआर सब कंपनीज के लिए कंपलसरी नहीं है कि सब कंपनीज को अपने प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज खर्चा करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन कंपनी का एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा टर्नओवर है या सर्टेन जी। लेवल से ज़्यादा पेड अप कैपिटल है, उनके लिए कंपलसरी कर दिया। हाँ। तो जनरली ये गाइडलाइंस है, कंपल्सन नहीं है एथिक्स का कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन कुछ कुछ जगह जहाँ इसको रूल बना दिया गया वहाँ ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी हो गया। दूसरा, तीसरा पॉइंट बोला सोशियो मोरल वैल्यू सिस्टम। एथिक्स क्रिएटेड ऑन दिस सिस्टम्स ओनली। सोसाइटी और मॉरल ग्राउंड दोनों को देख के एथिक्स बनाए जाते हैं। एथिक्स बनाते वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं हो या सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए हो। और दूसरा बात, लोगों का मोरल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए उसको भी ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है। रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। ये ट्रेड यूनियन का, स्टैट्यूटरी बॉडीज का, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस का इनका जिम्मेदारी है कि लोगों में एथिकल वैल्यूज को बढ़ावा मिले, उनको टाइम टू टाइम सिखाया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए कि कैसे एथिकली रहना चाहिए। एथिक्स नॉर्मेटिव साइंस है, ये आपको बताता है व्हाट ऑट टू बी डन। तो एथिक्स एक साइंस भी है। एथिक्स डायनामिक है, ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। आज से 50 साल पहले, देखो एक बात समझो, अंग्रेजों के टाइम में सती प्रथा था। जी सर। आज की डेट में वो गलत माना जाता है। जी। एक बहुत सालों पहले दहेज नॉर्मली लोग लेते थे, आज की डेट में उसके अगेंस्ट में बहुत आवाज उठता है। जी। तो एथिक्स डायनामिक है, मतलब टाइम टू टाइम बदलता रहता है। चेंज। बोथ साइंस एंड आर्ट्स, एथिक्स साइंस भी है, एथिक आर्ट्स भी है। साइंस कैसे है? क्योंकि उसमें रूल्स एंड कोड्स एंड कंडक्ट्स आ गए। जैसे साइंस में रूल रेगुलेशन होते हैं, वैसे एथिक्स के भी हम नॉर्म्स बनने लग गए, इसलिए वो साइंस भी है। और आर्ट्स है क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। और आखिरी बात, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब परवेसिव इन नेचर है। ये हर दुनिया का हर कोना में, हर बिजनेस में, सब जगह लागू होता है। तो फीचर्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो देखो ब्रॉडर स्कोप है इसका। इट कवर्स कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेसिफिक लॉज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन बिहेवियर। देखो ये सब कुछ कवर कर रहा है। आज की डेट में कंपनीज में भी ये जिम्मेदारी आ गई है कि वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ करे, वो गरीब बच्चों का पढ़ाई के लिए कुछ करे। तो ये जी सर। एथिक्स यानी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एथिक यानी स्पेसिफिक लॉ भी है। हम बोला ना कुछ कुछ जगह ये रूल ही बना दिया गया। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे दहेज वाला। हाँ जैसे सीएसआर वाला, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इसमें ह्यूमन बिहेवियर भी है। यानी इसका स्कोप बहुत वाइडर है। ये बहुत सारे क्या हाँ हाँ बोलिए। ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव से लागू होता है। हाँ बोलो, क्या बोले थे आप? सब क्या पर्सनल एथिक्स इन लोगों पे मतलब इफेक्ट करता है? अगर कोई पर्सनली मतलब एक इंडिविजुअल पर्सनली चीज़ों को फॉलो नहीं करता है तो सोशल एथिक्स भी तो फॉलो नहीं होगा ना। हाँ तो नहीं होगा, इसीलिए तो बोले इसमें ह्यूमन बिहेवियर भी इंक्लूड होता है। देखो एथिक्स इसीलिए तो अभी भी इंडिया में पूरी तरीके से कंपलसरी नहीं है। तो बहुत जगह बहुत जन गलत करते ही, ये सही नहीं फॉलो करते जी। तो वो अलग बात हो गया। देखो रूल्स तो बने, तोड़ा तो तोड़ते तो सब कुछ है हम लोग। हाँ। अब देखो पहले बोला इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स कैसे लागू होता है।
बोला नॉट, आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सोचना, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एम्प्लॉइज है, तो उन एम्प्लॉइज पे देखो कैसे लागू है। नॉट यूजिंग बिजनेस प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज, जी ये भी एथिक्स है। नो पॉलिटिक्स इन बिजनेस, ये भी एक एथिक्स है। डोंट जी स्पॉइल अदर एम्प्लॉइज चांस ऑफ प्रमोशन, मतलब बैक ये तो बाइटिंग मत होता ही है। करो, हाँ पॉलिटिक्स मत करो, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे जी एथिक्स है इन बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बिहेवियर विद एम्प्लॉइज, बेटर कम्युनिकेशन विद ऑल, मोटिवेट योर एम्प्लॉइज, नो बायसनेस इन इंक्रीमेंट इन रिक्रूटमेंट, पेमेंट, प्रमोशन एक्सेट्रा। आदमी को रखते वक्त बायसनेस मत करो, उनको पेमेंट यानी सैलरी वगैरह देने में बायसनेस मत करो, और प्रमोशन जी देने में बायसनेस मत करो कि हमको ये आदमी पसंद है, अब इसको प्रमोशन दे दिए, हम डायरेक्टर है हाँ कंपनी का, हमको अंकिता पसंद है, हम अंकिता को प्रमोशन दे दिया, और जी हमको पवित्रो नहीं पसंद तो हम पवित्रो को प्रमोशन नहीं दिया, तो ये होता है ना, तो ये गलत है। हाँ सर नेक्स्ट बोला एसोसिएशन लेवल पे कैसे एथिक्स बिजनेस में काम करता है, तो सबसे पहले बोला एम्प्लॉयज़ के लिए तो जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव कल्चर इन मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ को भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। कस्टमर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, बेटर क्वालिटी दो, फेयर प्राइसेस रखो, कोई फॉल्स क्लेम, फॉल्स डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट मत करो, प्राइस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन मत करो, तो ये सब है, तुमको कस्टमर के साथ नहीं करना चाहिए। शेयर होल्डर के लिए एसोसिएशन या कंपनी का क्या जिम्मेदारी है, रेगुलर एंड फेयर डिविडेंड मिले उनको, सारे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोजर दिया जाए, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के मेन मालिक है, तो कंपनी का सारा जी जानकारी उन तक जाना चाहिए, मीटिंग्स में बुलाया जाए उनको, ये सब एसोसिएशन लेवल पे एम्प्लॉयज़ के लिए। बैंक्स के लिए आपका क्या जिम्मेदारी है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो भी आप पैसा लियो वो सेफ्टी रहे, टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट करो, जब लोन रिपेमेंट का टाइम आए तो टाइमली लोन रिपेमेंट करो। गवर्नमेंट के लिए आपका एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या एथिकल नॉर्म है, कंप्लाई रूल्स, ऑनेस्टी मेंटेन करो टैक्सेस वगैरह में। सोसाइटी के लिए एज एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या एथिक्स है, कंसर्न फॉर पुअर, गरीब लोगों का ध्यान रखो, नो डिस्क्रिमिनेशन, क्लीन एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल लेवल पे एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या रोल है, कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज, आप अपने कंट्री का इमेज स्पॉइल होने मत दो, उसका दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप स्पॉइल मत होने दो, और इंटरनेशनल मार्केट के जो भी नॉर्म्स एंड रूल्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करो। तो ये सब आपका स्कोप ऑफ एथिक्स था। जी सर नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, ये देखो जो हम बोले थे, अच्छा नहीं वो नेक्स्ट पेज में आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है, जो आप सबसे पहले बोले थे, एक आदमी पर्सनली अगर रूल फॉलो नहीं करे तो उससे ओवरऑल हाँ सब कुछ खराब हो गई। तो देखो सबसे जी पहला बात, पर्सनल एथिक्स बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट करता है। एक एम्प्लॉय का पर्सनल बिहेवियर कैसा जी है, ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ एथिक्स जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, सोसाइटी का प्रेशर बिजनेस को एथिक्स मैनेज करने पे मजबूर करता है, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइंस ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, एनवायरनमेंट ऑफ इकोनॉमी यानी पॉलिटिकल टेक्निकल लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारे जी फैक्टर्स बिजनेस एथिक्स को खराब या अच्छा करते हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स अगर अच्छा रहा तो इसका क्या फायदा होगा, बिल्डिंग स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस, तुम्हारे शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जी इंक्रीज इन्वेस्टर्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ेगा अगर कंपनी एथिकल है तो, हाँ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत हार्मोनाइज रहेगा, मतलब सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे, आपस में पॉलिटिक्स नहीं होगा, हाँ प्रोडक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट, तुम्हारा वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत प्रोडक्टिव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, सेविंग ऑफ एम्प्लॉयज कॉस्ट, तुम्हारे यहाँ एथिकली सब कुछ सही है तो तुम्हारे लोग छोड़ के नहीं जाएंगे कंपनी को जल्दी जल्दी, जी छोड़ के नहीं जाएंगे तो तुमको नया रिक्रूटमेंट का कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ेगा। स्टॉप बिजनेस मेल प्रैक्टिसेस, बिजनेस में गलत चीज़ों को रोकने में मदद मिलेगा, क्रिएट ब्रांड वैल्यू एंड गुडविल, तुम्हारा बिजनेस में एथिक्स अच्छा होगा तो ऑब्वियस जी बात है सोसाइटी में तुम्हारे बिजनेस का इमेज अच्छा होगा। हाँ
अट्रैक्ट सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर, इनको अट्रैक्ट करेगा, कस्टमर का राइट को सेफगार्ड करेगा। तो ये सब फायदा है बिजनेस एथिक्स के होने का। एक पेज मिस हुआ मेरा, पहले ये थर्ड पेज ही कर लेते हैं। चलो, हाँ सर। मिथ्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। मिथ्स का मतलब क्या होता है? गलत सोच। जी मतलब जैसे भगवान है या भगवान नहीं है, ये एक मिथ है ना। जी सर। तो वैसे ही यहाँ पर भी बोला कुछ बिजनेस एथिक्स में मिथ्स है, हम लोगों का गलत धारणा है, गलत सोच है। जैसे एथिक्स इज अ पर्सनल अफेयर। बिजनेस में एथिक्स का क्या दरकार है? हर आदमी का पर्सनल मॉरल वैल्यू होता है, वही ठीक है बस। ये गलत सोच है। जी एथिक्स एंड रिलीजियन आर सिनोनिम्स। हम लोग एथिक्स को धर्म मान लेते हैं, ये भी मतलब? गलत है। पाप पुण्य के नजर से देखते हैं ना, ये गलत है। ये अच्छा। सही, हम लोग पाप पुण्य की नजर से देखते हैं। हाँ तो पाप पुण्य की नजर से नहीं देखना होता है एथिक्स को। बिजनेस एथिक्स एंड ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब business ethics are business and ethics are two different things. That means not possible. यानी अगर बिजनेस करना है तो एथिक्स भूलो, एथिक्स में रह के बिजनेस नहीं होता। लोग बोलते हैं ना ऐसा लाइन। अच्छा। सब कुछ मॉरली सब सही कुछ करके सही धंधा कर- नहीं कर हाँ पाओगे। हाँ थोड़ा बहुत तो तुमको गलत करना ही पड़ेगा, तभी तुम काम में सक्सेसफुल होगे। ये लोग बोलते हैं, जी सर। तो ये गलत सोच है। बिजनेस एथिक्स इज सब्जेक्टिव, मतलब सिर्फ बुक में ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एथिक वेथिक नहीं होता। ये सब किताबी ज्ञान है, बोलते हैं ना। जी सर। तो ये सब भी ये गलत सोच है। प्रॉफिटेबल बिजनेस इंप्लाइज स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ एथिक्स। जिस बिजनेस में बहुत कमाई होता है, हम लोग बोलते हैं ना ये कंपनी बहुत अच्छा है, जिसमें तो हाँ। सब कुछ अच्छा ही होगा तभी इतना कमा पा रहे हैं। जी लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत प्रॉफिट कमा रहे तो एथिकली भी बहुत अच्छे हैं। हाँ अंदर ही अंदर किसको क्या पता करप्शन कर रहा हो। हाँ एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज आर अनएथिकल। कोई चीज का जानकारी, इंटरनल जानकारी निकाल के कमाना गलत है। हाँ। आपको क्या लगता है गलत है? जी सर। नहीं, जैसे इनसाइडर्स ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग गलत है। लेकिन नॉर्मली आपको कहीं इंटरनल जानकारी मिले और उसके बेसिस पे आप काम करो, आप उससे कनेक्टेड नहीं थे। जैसे लेकिन अगर हाँ इनसाइडर ट्रेडिंग तब होता है बेटा जब वो कंपनी का इंटरनल आदमी जानकारी का फायदा हाँ लेके हाँ फायदा बिल्कुल उठाता है। हाँ यहाँ बात हो रहा है मेरे को जैसे कहीं से खबर मिला सुनते सुनते, और उसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुछ प्रॉफिट कमाए। हम तो कंपनी से कनेक्टेड नहीं, हम तो रिलायंस से कनेक्टेड नहीं है। हर जानकारी गलत, हर जानकारी का फायदा उठाना गलत नहीं है, ठीक है। जो दे रहा है वो गलत है। हाँ मतलब आप लेंगे तो गलत नहीं। हाँ। अब आता है अगला आंसर। कुछ आर्ग्यूमेंट फेवर में है कि एथिक्स होना चाहिए, और कुछ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में है, जो लोग बोलते हैं एथिक्स बेकार चीज है, नहीं होना चाहिए, ये एथिक्स वेथिक्स का कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग फेवर में है वो लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना फॉर और अगेंस्ट में जो डिबेट होता है, तो जी एथिक्स सर। के जो लोग एथिक्स के फॉर में बोलेंगे वो लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे एथिक्स फुलफिल द डिमांड ऑफ द स्टेक होल्डर, एनहेंस जी बिजनेस परफॉर्मेंस, reduce or minimize harm to the organization, promote personal morality, reduce business risk, create goodwill and increase customers. एथिक्स होगा तो ये सब फायदा होगा। जी तो जो लोग एथिक्स के फॉर में बोलते हैं वो लोग ये सब पॉइंट गिनाते हैं। अब जो एथिक्स के अगेंस्ट में बोलते हैं वो क्या गिनाते हैं? जैसे मिल्टन फ्राइडमैन आर्ग्यूमेंट। एक मिल्टन फ्राइडमैन बोल के यूरोपियन स्कॉलर था, ठीक है। वो क्या बोला? हाँ बोला सर। बिजनेस इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो फोकस ऑन मार्केटिंग, प्रोडक्शन एक्सेट्रा रेदर देन फोकसिंग ऑन एथिक्स। वो ये बोला बिजनेस एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप यहाँ हाँ। मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में ध्यान दो, ये एथिक्स पे ध्यान देके कुछ नहीं होता। तो इसका ये एक आर्ग्यूमेंट था कि बिजनेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट पे फोकस करो और बातों पे नहीं। दूसरा आर्ग्यूमेंट था फोकस ऑन गिविंग मोर इंसेंटिव्स एंड प्रॉफिट्स टू स्टेक होल्डर रेदर देन एथिक्स। अभी पीछे वाला पॉइंट में क्या बोला गया कि अगर एथिक्स होगा तो बिजनेस का स्टेक होल्डर खुश रहेगा। ट्रस्ट। हाँ तो यहाँ बोला स्टेक होल्डर को खुश करना है तो उसको इंसेंटिव्स और प्रॉफिट्स दो, बाद बाकी चीज से वो खुश नहीं होता। अच्छा। लोग बोले एथिक्स आर गट फीलिंग, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एथिकल नॉर्म्स, सो नॉट रैशनल टू फॉलो पर्टिकुलर एथिक्स।
सारे एथिक्स फॉलो करने पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हर आदमी का अलग अलग एथिक्स है। अलग चीज हाँ तुम्हारे लिए मॉरली करेक्ट है तो मेरे लिए मॉरली गलत हो सकता है। जैसे जी हम एक बहुत बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देते हैं, हालांकि रिलीजियस पॉइंट से ही जा रहे हैं बट फिर भी एक आर्ग्यूमेंट है ये। कोई कोई धर्म ऐसा है जहाँ नॉनवेज खाना पाप नहीं है। अच्छा आप क्या बोल रहे कट हो रहा है कोई कोई धर्म ऐसा है जहाँ नॉनवेज खाना पाप नहीं है। हाँ जैसे आप बंगालीज में नॉनवेज खाना कोई पाप नहीं है, नहीं सर हाँ लेकिन हम जैनियों में आई एम फॉलोइंग जैनिज्म, जी हम सर लोगों में नॉनवेज खाना ही पाप है। हाँ तो अब आप मॉरली किसको गलत बोलोगे और किसको सही? वो पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड से दोनों करता करेक्ट है। है हाँ हाँ ठीक है, तो यही बात ये लोग जो लोग अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट देते हैं बोलते हैं कि हर आदमी का डिफरेंट डिफरेंट एथिकल नॉर्म्स है। जी तो अब कुछ अगर बात आपके लिए सही है मेरे लिए गलत है तो फिर एथिक्स कैसे फॉलो होगा? एक का मानना गलत इसीलिए हाँ एथिक्स होना, ये एथिक वैथिक कोई काम का बात नहीं है। ठीक है, अगला आर्ग्यूमेंट है मॉरल डेवलपमेंट पॉसिबल ओनली इन चाइल्डहुड नॉट वाइल वर्किंग। किसी आदमी को एथिकली करेक्ट करना उसके बचपन जी में पॉसिबल है जब वो पढ़ाई लिखाई करे, तब उसको मॉरल वैल्यूज सिखाए जा सकते हैं कि झूठ मत हाँ बोलो, फिर ट्रस्ट वर्दी बनो, ऑनेस्टी रखो, ये सब मॉरल वैल्यूज है ना। जी ये बिल्कुल आदमी को बचपन में फिर भी सब मतलब बचपन में उसके अंदर ये गुण डाले जा सकते हैं, जी लेकिन जब काम कर रहा है बड़े हो गए तब ये सब गुण नहीं डाला जा सकता। एक आदमी का एक मेंटेलिटी प्रिपेयर हो जाता है और फिर जी किसी का मेंटेलिटी बदलना पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बट जनरली किसी का मेंटेलिटी बदलना पॉसिबल नहीं है। जी आप बचपन से लेके जिस बिलीफ को मान के जिए हो आज तक, जैसे आज मेरे को ले लो, मेरा एज 38 है, हम जी बचपन से आज तक जो भी बिलीफ को लेके जिए हैं, हाँ अब हम उसको बदल पाएगा क्या? नहीं सर इतना आसान नहीं टाइम है। लगेगा हाँ नहीं नहीं हो पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत रेयर और एक्सेप्शंस में बदलते हैं। आदमी जिस चीज को सही मान लेता है इस एज तक आते आते फिर उसके लिए वही सही है, वो हमेशा अपने आर्ग्यूमेंट में अपने जी आप को ही जस्टिफाई करेगा। हाँ आप किसी भी पॉलिटिकल पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट कर लो, जी तो एक एग्जांपल दे रहे जो बीजेपी सपोर्ट में है उनके लिए वही सब हाँ सही है जो बीजेपी कर रहा है, उनका वो लोग उसी को बार बार जस्टिफाई करता रहेगा। और जो बीजेपी एंटी है वो हमेशा उसका सारा गलत गिनाएगा और हर बार जस्टिफाई करेगा देखो ये गलत है ना। जी सर तो हर आदमी का मॉरल वैल्यूज जो है वो बचपन में ही डेवलप हो सकता है, बड़े होने के बाद एक मॉरल वैल्यू जो सेट हो जाता है उसको जी बदलना बहुत रेयरली होता है कि आदमी पूरी हाँ तरीके से बदल जाए। ठीक है, और जी फिर एक आर्गुमेंट था कि लॉ तो बने हुए ही हैं बहुत सारे, बिल्कुल तो अब लॉ फॉलो करो ना, अपने आप ही सब कुछ मॉरली करेक्ट हो जाएगा। अलग से मॉरल वैल्यूज के ऊपर कहानी करने का क्या दरकार है? तो लीगल यानी लॉ को प्रॉपर्ली ओबाइड करो, जी बाद बाकी चीजों को बाइट करने का दरकार ही नहीं है फिर तो। और आखिरी था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वही वो रिपीट किया कि कुछ लोगों का कुछ डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, कुछ लोगों का कुछ डिफरेंट, तो उसमें ज़्यादा जी लड़ाई होने का खतरा है। इससे अच्छा जो जो मानता है वही फॉलो कर ले, वो बेटर है, हाँ लड़ने से अच्छा है ना। तो जो हाँ सर अगेंस्ट में आर्गुमेंट, जो लोग ये आर्गुमेंट दिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये एक्चुअली में पेज 2 था, हम गलती से पहले जी पेज 3 पढ़ा दिए। अच्छा इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एथिक्स इन वर्ल्ड और फिर इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एथिक्स इन इंडिया। तो देखो यहाँ पे अलग अलग डिकेड दिया है। पहला प्री 1960s, पहले वर्ल्ड लेवल का बात करें कि बिजनेस एथिक्स कैसे इवॉल्व हुआ। हम बोले ना एक टाइम तो दुनिया में एथिक्स वर्ड ही नहीं था कोई, हाँ कैसे इतना पॉइंट्स आया, कैसे इतनी किताबें लिखी गई, कैसे इतने कोड ऑफ कंडक्ट बने एथिक्स को लेके, क्या हुआ ऐसा दुनिया में कि लोगों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ा। तो सबसे पहले 1960s, उस समय इश्यूज क्या थे? देखो हम 3 हेडिंग बनाए, डिकेड, इशू और फंक्शन। हाँ तो डिकेड और इशू में बताएंगे कि उस एरा में क्या हुआ और फंक्शन में बताएंगे उसके कारण एथिक्स कैसे बना। अच्छा तो सबसे पहले प्री 1960s, यहाँ पे फेयर वेजेस और लेबर राइट को लेके बहुत लड़ाई हुआ, बहुत इश्यूज रेज हुए। ठीक है, तब जाके हाँ बिजनेस रिक्वायर्ड टू वर्क इन विथ लोकल गवर्नमेंट टू रेज इनकम ऑफ द पब्लिक। तब जाके गवर्नमेंट, तब जाके बिजनेस हाउसेस
बोले ठीक है हम लोग लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करेंगे और पब्लिक के भलाई के लिए काम करेंगे। तो पहला जो एम्प्लॉइज को लेकर एथिक्स आया वो यहाँ से आया। 1960-70 में क्या हुआ, एनवायरमेंटलिस्ट अटैक्ड बिजनेस एंड सोशल एज वेल एज सिविल अनरेस्ट। बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट को लेके बातचीत उठा कि एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, बहुत कुछ खराब हो रहा है। तो बहुत जन बिजनेस के ऊपर जम के बिजनेस के कारण हो रहा है ये सब, वो लोग केमिकल गैस छोड़ते हैं इतना, वो लोग वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तब जाके जी सर, बिजनेस अटेम्प्टेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सेट डिपार्टमेंट फॉर दैट। तब जाके बिजनेस बोला अच्छा ठीक है हम सोसाइटी के लिए भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, हम कुछ परसेंटेज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए खर्चा करेंगे। ओजोन लेयर डिप्लेशन होना चालू हुआ। हाँ तो बहुत जन बोला अच्छा ठीक है चलो हम लोग पेड़ लगाएंगे, जो इतना भी कमाई होगा उससे इतना रुपया का पेड़ लगाएंगे, नदियों को साफ करवाएंगे। सर पोल्यूशन के लिए भी तो टैक्स देना पड़ता है। टैक्स तो देना पड़ता है लेकिन उसके बाद इतना पोल्यूशन फैलाओगे टैक्स का पैसा से काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो इसीलिए जब एनवायरमेंटलिस्ट अटैक किए बिजनेस के ऊपर इन टॉपिक्स को लेके, तब बिजनेस अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना और अलग डिपार्टमेंट बनाया जो इन सब बातों का ध्यान रखेगा। तो थोड़ा सा और एथिक्स आया। 70s-80s में क्या हुआ, रिसेशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा, ह्यूमन राइट्स का बहुत वायलेशन हुआ, वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर था, बहुत अनसेफ था, वर्कर बहुत इंजर्ड होते थे, वेजेस को लेके बहुत झमेला हुआ। तो 1780s में जब ये सब झमेला हुआ तब बिजनेस एथिक्स स्टार्टेड एज अ स्टडी। तब पहली बार ये एथिक्स को लेकर बात आएगी, इसके ऊपर पूरा बातचीत होना चाहिए। वैल्यू सेंट्रिक डिसीजन लिए जाने लगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बोला ना, वो पहली बार यहाँ से स्टार्ट हुआ। 80s-90s में क्या हुआ, इलीगल प्रैक्टिसेस बहुत बड़ा, करप्शन बहुत बड़ा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस को यूज करके लोग अपना काम करवाने लगे जी। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बहुत आया, व्हाइटर देन व्हाइट, दूध से ज्यादा सफेद। तो ये सब बहुत ज्यादा मिसलीडिंग बातें आने लगी। बिजनेस एथिक्स बिकम वाइटल फील्ड ऑफ स्टडी ग्लोबली। बिजनेस एथिक्स एक वाइटल फील्ड बन गया। और एक ओम्बड्समैन बोल के एक कहानी आया, ये क्या होता है 1 मिनट में सुनना। ओम्बड्समैन एक आदमी है या एक डिपार्टमेंट बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो पब्लिक का प्रॉब्लम सुनेगा अगर कोई बिजनेस हाउस बदमाशी कर रहा है तो, और ये सब बातें फिर वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। ठीक है। 90s से लेके 2000 में क्या हुआ, चाइल्ड लेबर बहुत बड़ा, ब्राइबरी यानी रिश्वत बहुत बड़ा, एनवायरमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगा, सिगरेट कोला कंपनीज ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, जिसके कारण एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचने लगा। तब जाके वॉलेंटरीली डिस्क्लोजर का नियम आया, मतलब हर कंपनी को अपने बैलेंस शीट पीएल में बहुत सारी बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, जो कि एथिक्स को लेकर होगी, एनवायरमेंट को लेकर होगी। एथिकल कंप्लायंस प्रोग्राम बने, कोड ऑफ कंडक्ट लिखे गए। तो ये सब हुआ। उसके बाद 2000 से लेकर 2010 में साइबर क्राइम बहुत बढ़ा जी, प्रोडक्ट सेफ्टी इशू बहुत बढ़े, एब्यूज इन बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा होने लगा, मतलब कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा फायदा उठाने जाने लगा। तब देखो क्या लिखा गया, क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट को लेके बहुत घपला होने लगा था उस टाइम, तो क्लॉज 49 लिखा गया लिस्टिंग एग्रीमेंट में, जिसमें जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग होगा उसको बहुत सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नियम फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, तभी शेयर मार्केट में रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये सब नियम आए। पोस्ट 2010 2010 के बाद क्या क्या गड़बड़ियाँ होने लगी दुनिया में, थेफ्ट ऑफ आईटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है ना, उसका चोरी होने लगा। मतलब आपका कोई पेटेंट कॉपीराइट लिया हुआ है, उसका रूल वायलेट करके हम भी वही छाप दिया। ठीक है। सेक्सटॉर्शन होने लगा ऑफिसेज में। सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा होने लग गया, जहाँ की सब कुछ बातें झूठ झूठ चलने लगी, कुछ भी झूठा न्यूज चला दो सोशल मीडिया पे, है ना। हाँ सर। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव गेम्स आने लगे। एक गेम सुने होगे, ब्लू वेल आया था। हाँ सर। उसमें मतलब बच्चा लोग को बहुत सारा खुद पे सर, torture हाँ, करना हाँ, होता हाँ। था, और लास्ट स्टेज उसका था कि आत्महत्या कर लो, और बच्चे कर भी जी ली। सर। तो ऐसा बहुत सारा इश्यूज आने लग गया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होने लग गया।
जो एलजीबीटी का कहानी सुने थे, वो मतलब LGBT थर्ड जेंडर, हाँ सर। उसको लेके बहुत सारा प्रॉब्लम्स आने लगा। टैक्स इवेजन, टैक्स का बहुत सारा चोरी होने लगा। फंड को लेके बैंकिंग फ्रॉड होने लगे बहुत सारे। तो 2010 के बाद ये सब गड़बड़ी आया। तो इनको ठीक करने के लिए क्या रूल्स बने? सोशल मीडिया एथिक्स बने, डेटा इंटीग्रिटी यानी डेटा को प्रोटेक्शन लेके बात हुआ, एंटी करप्शन मेजर्स लिए गए, एंटी डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज बनी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसीज आया कि अगर वर्क प्लेस में किसी के साथ भी हैरेसमेंट हो तो कैसे ठीक किया जाए उसको। साइबर सेल बने जो आपका जो अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाए, आपका बैंक हाँ में से अचानक कोई फंड चोरी कर ले, आप कंप्लेन करते हो ना ऑनलाइन, हाँ सर। तो पुलिस का भी एक डिपार्टमेंट बना। मान लो आपका बैंक भी आपका बात नहीं सुन रहा ऑनलाइन कंप्लेन पे, तो आप साइबर जी सेल में जा सकते हो। ये पुलिस का ये डिपार्टमेंट है जो सिर्फ साइबर क्राइम को लेके डील करता है। हाँ जैसे आप पुलिस स्टेशन जाते हो ना आपके घर में चोरी हो जाए, तो जी सर। वैसे ही ऑनलाइन फ्रॉड हो अगर आपके साथ कोई, ऑनलाइन हाँ। तो आप साइबर सेल जा सकते हो। तो ये सब बने। तो देखो धीरे 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 दुनिया में कैसे एथिक्स किन किन सेक्टर में बढ़ता चला गया, है ना। जी सर। अब आते हैं इंडिया में क्या हुआ। तो इंडिया में ये लोग बहुत पुराने से स्टार्ट किया बताना। ये लोग ये नहीं बताया कि इंडिया में कैसे चेंज हुआ, ये लोग बोला इंडिया में कौन से एरा में क्या कल्चर चलता था। तो यहाँ अच्छा। पहले बताया प्री 1700, यानी अंग्रेजों से भी पहले का बात कर रहे लोग। उस समय इंडिया में पंचायती राज सिस्टम चलता था। अब ये पंचायती राज क्या होता था, इसको एक तरीके से वेंडेडिक्स भी बोलते थे, यानी पेविंग वे फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया में इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था ना और एथिकल जी नॉर्म था सर। ना, वो बहुत जी बेहतरीन था बेटा। अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया में एथिकली सब कोई सही काम करते थे। अंग्रेजों के आने जी से पहले, अंग्रेजों के मुगल के आने से पहले इंडिया एक बहुत एथिकली डेवलप्ड नेशन था। यहाँ पे वेदांतिक चलता था। वेदांता मतलब हो गया वो जो आयुर्वेद का जो या ऋग्वेदा का जो रूल्स होता है ना, हाँ हाँ हाँ। वो सब चलते थे। और हम लोग बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में आगे थे। प्री ब्रिटिश प्री मुगल एरा वी वेर वेरी वेरी वेल डेवलप्ड इन दोज थिंग्स। जी 1858 से 1947 में ब्रिटिश रूल आया, जिसमें जी एंग्लो सैक्सन या ग्रेको रोमन ये वाला एथिकल सिस्टम आया, जो कि हमारे एथिक्स को बहुत डिक्लाइन किया। मतलब सिर्फ कंपनीज अपना फायदा देखती थी। ब्रिटिश राज का तो रूल ही यही था। हाँ 1947 से 1990 में लाइसेंस राज आया। मतलब इंडिया में सारा चीज प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, या पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के कंट्रोल में था सारा बिजनेस। जी सारा लाइसेंस गवर्नमेंट ही देता था, जिसके कारण एक्सेसिव गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर कंट्रोल बढ़ा, जिसके कारण करप्शन बहुत बढ़ा, रेड टेपिज्म बहुत हुआ। मतलब लोग नेताओं का चापलूसी करके, ऑफिसर्स का चापलूसी करवा के अपना काम करवा लेते थे, यानी हम लोग जी एथिकली और खराब होते चले गए। 1990 से 1995 में एलपीजी एरा आया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जहां हाँ पर इंडिया फ्री ट्रेड एंड मॉडर्नाइजेशन का बात किया, लेकिन एथिकली हम लोग और नीचे चले गए। और पोस्ट क्यों सर? 1995 का तो नया ही गजब नाम दिया ये लोग, जुगाड़ एरा। जुगाड़ का मतलब क्या होता है? सेटिंग। हाँ तो यहाँ पे क्विक फिक्स रूल चलने लगा, लोग ब्राइबरी दे के, आज भी तो वही होता है, आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा, आप 100 रुपया घूस दो आपका राशन कार्ड बन जाता है। जी आपका कोई डॉक्यूमेंट खो जाए, डुप्लीकेट इशू नहीं हो रहा है, 50 रुपया घुस दो आपका डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट इशू कर देते हैं। तो ये हम लोग पोस्ट 1995 इंडिया में चलने लगा, जिसको नाम दिया गया जुगाड़ एरा। इसमें नाम काम का है कि प्री 1700 को पंचायती राज सिस्टम बोलते थे, ब्रिटिश एरा, फिर आया लाइसेंस राज, फिर एलपीजी एरा, और फिर जुगाड़ एरा। जुगाड़ एरा में सर बहुत ज्यादा ब्राइबरी बढ़ा, जूरी रिगिंग बहुत बड़ा। जूरी रिगिंग का मतलब होता है जिन लोगों का ग्रुप स्ट्रांग है, लॉबी सिस्टम, मतलब बड़े बड़े लोग ग्रुप बना लिए और अपना काम बड़ा हाँ आसानी से करवा लेते थे, गरीब का काम ही नहीं होता था। तो जी बिजनेस एथिक्स गोज डाउन एंड इंक्रीजिंग पॉवर्टी एंड रिसोर्सेज लिमिटेशन बढ़ा इंडिया में, गरीबी बहुत बढ़ा और रिसोर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गए, क्योंकि मैक्सिमम रिसोर्स अमीरों के कंट्रोल में आ गए। तो ये इंडिया का प्रोग्रेस था, या एथिक्स के मामले में ये इंडिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर था शुरू से लेकर अब तक। कुछ पूछना है यहाँ पे? सर वो पूछ रही थी कि एलपीजी के टाइम पे क्या हुआ, मतलब जैसे
एथिक्स को वायलेशन। कारण हो गया ना, क्योंकि हम लोग फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने देने लगे। हमारी हाँ गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही फोकस था कि जैसे भी इंडिया का रिजर्व्स बढ़े, डॉलर पाउंड का, इंडिया का बिजनेस हाँ ग्रोथ हो, उसके लिए जी फॉरेन कंपनीज को जो एंट्री दिया गया, वो लोग का कल्चर इंडिया में मिक्स होने लगा। और फॉरेन कल्चर में कोई ये नहीं देखता कि गरीब का क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। देयर मेन कल्चर इज टू अर्न प्रॉफिट ओनली। तो हम लोग धीरे धीरे बिजनेस, हमारे यहाँ के बिजनेस हाउसेस भी प्रॉफिट ओरिएंटेड होते चले, वो लोगों का भलाई के बारे में सोचने नहीं लगे उतना ज्यादा। अच्छा आखिरी पेज पे आते हैं। बेसिक अप्रोच ऑफ बिजनेस एथिक्स। देखो दो अप्रोच है बिजनेस एथिक्स का। नंबर 1 गुडनेस थ्योरी, नंबर 2 ऑब्लिगेशन थ्योरी। गुडनेस थ्योरी का मेन फोकस ये था कि एंड रिजल्ट लोगों का हैप्पीनेस होना चाहिए, लोगों का वेलबींग। तो जी कुछ एथिक्स का अप्रोच यही था इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे। गुडनेस थ्योरी मतलब फोकस ऑन एंड रिजल्ट ऑफ एक्शन एंड हैप्पीनेस क्रिएटेड। तुम जो भी एक्शन ले रहे हो उसका एंड रिजल्ट हैप्पीनेस होना चाहिए। और दूसरा है ऑब्लिगेटरी थ्योरी, मीन्स एंड मोटिव्स बाय विच एक्शन कैन बी जस्टिफाइड। लोग मतलब एथिक्स को ना मतलब मजबूरी में लेने लगे कि अच्छा ठीक है इतना कर देते हैं ताकि सबको ठीक लगे। अच्छा बिजनेस हाउसेस जो खर्चा करता था लोगों का भलाई के लिए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि रूल रेगुलेशन के मजबूरी में आके। जी तो इसका भी देखो, ऑब्लिगेटरी थ्योरी को 5 कैटेगरी में बांटा। टेलोलॉजिकल, डेंटोलॉजिकल, मॉरल राइट, जस्टिस अप्रोच, वर्च्यू एथिक्स अप्रोच। और टेलोलॉजिकल को भी 2 कैटेगरी में बांटा, एथिकल इगोइज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म। ये कुछ एक वर्ड है, फटाफट एक्सप्लेन करते। पहला है टेलोलॉजिकल अप्रोच, ये ग्रीक वर्ड है। टेलोस का मतलब होता है एंड और पर्पस। मेरा फाइनल पर्पस फुलफिल होना चाहिए, बाकी चीज गया भाड़ में। कुछ लोगों का ये अप्रोच है। मेरे लिए ये एथिक्स सही है अगर मेरा डिजायर रिजल्ट पूरा हो रहा है। मतलब वो लोग सिर्फ केयर करते हैं अपने ग्रोथ का, अपने वेलफेयर का, अपने नेम एंड फेम का। ठीक है। अच्छा हाँ इसका दूसरा नाम कॉन्सिक्वेंटलिज्म भी है। अब इसके अंदर में 2 है ना, एथिकल इगोइज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। तो एथिकल जी इगोइज्म जो सिंगल इंडिविजुअल अपने लिए सोचता है, केवल सिर्फ मेरा भला, सिर्फ मेरा फायदा, सिर्फ मेरा ईगो सेटिस्फेक्शन, सिर्फ मेरा नाम, सिर्फ मेरे पास पावर। मतलब उस बिजनेस के पास। हाँ, कोई इंडिविजुअल आदमी जब ऐसा सोचता है उसको बोलते अच्छा हैं एथिकल इगोइज्म। और यूटिलिटेरियनिज्म मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल का खाली फायदा। ठीक है। जी सर हाँ अगला हेडिंग है डेंटोलिज्म, सॉरी डियोंटोलॉजिकल। डियोंटोलॉजिकल डियोंटोलॉजिकल में डियोन का मतलब ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। इट रेफर्स मॉरल फिलोसॉफी दैट फोकस ऑन राइट ऑफ इंडिविजुअल रेदर देन एंड रिजल्ट। यहाँ पर एंड रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, जी इंडिविजुअल का राइट पे फोकस किया गया। देखो हम एक एक वर्ड बॉक्स में डाला है। टेलोलॉजिकल में हाँ हम एक बॉक्स में डाला है डिजायर रिजल्ट, मेरे को मेरा रिजल्ट मिलना चाहिए खाली। और डियोंटोलॉजिकल में हम बॉक्स में डाला है राइट ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का हक रेदर देन एंड रिजल्ट। ऑल्सो नॉन एज नॉन कॉन्सिक्वेंटलिज्म या ड्यूटी बेस्ड एथिक्स भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर ऑल का बात हो रहा है। ठीक है। जी तो एक अप्रोच ये भी है दुनिया में कि सबका रिस्पेक्ट करो, सबका राइट्स फुलफिल होना चाहिए, किसी का राइट हैम्पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी अगला हाँ वाला है मॉरल राइट। तो एंटाइटलमेंट एंड इंडिविजुअल राइट विदाउट एनी क्वेश्चन। हर आदमी को अपना हक मिलना चाहिए बिना कोई सवाल के। जैसे रिस्पेक्ट, एक मिनट कहाँ गया वो पॉइंट। हाँ, रेस्पेक्ट फंडामेंटल ह्यूमन राइट। हर आदमी का एक ह्यूमन राइट है ना। जैसे हाँ एक लेडी का या एक गर्ल का या एक वुमेन का ह्यूमन राइट है कि उसका कोई भी सेक्सुअलिज्म हैरेसमेंट नहीं, जी सर उसको कोई हरेश नहीं करे, रास्ते में चलते हुए ताना नहीं मारे। हाँ तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, आपका एक मॉरल राइट है। तो कुछ लोगों का ये अप्रोच है कि हर आदमी का जो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट है हाँ वो उसको मिलना चाहिए, उससे छीना नहीं जाना।
यही है एथिक्स। तो देखो कुछ लोगों का ये मानना है एथिक्स यही है कि फाइनल रिजल्ट अचीव हो जाए, कुछ लोग अप्रोच का मतलब होता है लोगों का मानना। तो टेलोलिज्म जो टेलोलॉजिकल अप्रोच फॉलो करे उनका मानना है कि एंड रिजल्ट हासिल हो, बाकी सब भाड़ में गया। जो लोग डियोंटोलॉजिकल अप्रोच को मानते हैं हाँ वो लोग मानते हैं राइट ऑफ इंडिविजुअल मिलना ही चाहिए, मतलब रेस्पेक्ट फॉर ऑल। जी और कुछ लोग मॉरल राइट को मानते हैं, वो ये मानते हैं कि हर आदमी का जो फंडामेंटल राइट है वो उसको मिलना ही चाहिए। जस्टिस वाले में जो लोग जस्टिस अप्रोच को मानते हैं वो लोग मानते हैं इक्वलिटी रहे, फेयरनेस रहे और इम्पार्शियल रहे, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? जी सर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, देखो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। जस्टिस का मतलब सबको बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलना हाँ चाहिए, मतलब एंटी नेपोटिज्म। तो तब डेंटोलॉजिकल और जस्टिस तो काफी सेम नहीं, है ना। डियोंटोलॉजिकल बोल रहा है राइट, आपका जो हक है वो आपको मिलना चाहिए। हाँ और यहाँ पे हक में ये लोग मेन बात किया रिस्पेक्ट टू ऑल, सबको इज्जत का हक है। अच्छा और ये लोग बोल रहे हैं कि सबको जो लाइफ में डे टू डे चीजों के लिए जरूरत है वो मिले। जैसे यहाँ पे बोला ना एंटी नेपोटिज्म, मतलब अगर जी कोई शाहरुख खान जितना बढ़िया एक्टिंग कर रहा है तो कोई शाहरुख खान के बेटे से बेटर एक्टर है तो शाहरुख खान के हाँ बेटे को रोल नहीं मिलके उसको मिलना चाहिए। जी तो ये बोलना चाहते हैं। नेपोटिज्म का पॉइंट आया था ना अभी सुशांत सिंह राजपुरोहित का डेथ के हाँ टाइम में, सर हाँ ये हाँ उसी के पॉइंट थे। और आखिरी टाइप का अप्रोच है जिसका नाम है वर्च्यू, not only adhering to conventional moral standard but also consider what a mature individual thinks good in a given situation। एक मेच्योर इंडिविजुअल क्या सोचता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर भी फोकस होना चाहिए। ठीक है? हाँ तो ये थे 5 टाइप के अप्रोच, टेलोलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल, मॉरल राइट, जस्टिस अप्रोच, वर्च्यू एथिक्स अप्रोच। ठीक है?